अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। कौमी सलामती की सूरत हाल और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से कौमी सलामती कमेटी का 5 घंटे से जायद जारी रहने वाला इजलास बिलाखिर इख्तिताम पजीर हो गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तो इस इजलास में शरीक नहीं हुए, ताहम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं के अलावा चारों सूबाई वज़राए आला सदूर और फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी खुसूसी तौर पर इस इजलास में शरीक थे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI ने भी शिरकत की है। इजलास में सियासी क़यादत को अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर अराकीन को ब्रीफिंग दी गई। इजलास के शुरका ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हथियार डाल दे, अगर वो गलती तस्लीम करके शर्मिंदा हो तो रियासत तालिबान को तस्लीम कर सकती है। ये एक बड़ी बात है और एक पॉलिसी स्टेटमेंट आ रहा है रियासत की जानिब से। इस इजलास में TLP से मुआहदे का मामला भी ज़ेरे बहस आया है और इजलास के हवाले से जारी एलामिये में कहा गया है कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में पाकिस्तान बरादर अफगान अवाम की हिमायत और तायीद जारी रखेगा और अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। इजलास में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुताल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के शुरका को मजीद बताया गया कि पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि मौजूदा हालात में किसी और इंसानी माशी बहरान को जन्म ना दे जो अफगान अवाम की मुश्किलात में इजाफे का बाइस हो, और इस सिलसिले में पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मुसलसल राब्ते में है। इजलास में इस उम्मीद का भी इजहार किया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इजलास में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बॉर्डर कंट्रोल के निज़ाम के बारे में भी बताया गया। सियासी और पार्लिमानी क़यादत ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया और अफगानिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया। इस इजलास से मुताल्लिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने जब मीडिया से बात की तो वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आता है। बड़ा जबरदस्त माहौल था, ऐसा होता रहना चाहिए माहौल। अच्छा सर, TTP से मुतालिक सर क्या फैसला हुआ? सर कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तो बताया कोई फैसला नहीं हुआ, अल्फाज ही नहीं। अच्छा सर, एब्सोल्युटली नॉट से मुतालिक कोई बात हुई है? कोई बात नहीं भाईजान। अब एक जानिब TTP से मुज़ाकरात के मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया जाता है, मगर तहरीक लब्बैक के मामले पर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बैंड आउटफिट है, उससे मुज़ाकरात हो रहे हैं अफगानिस्तान में, उससे मुताल्लिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में डिस्कशन हुई है, लेकिन TTP अनबैन हुई है। मामला पार्लियामान में नहीं है, इस पर अपोजिशन जमातों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज TLP 11 रोज से जारी एहतजाज खत्म करके लाहौर की में सफ़र है, लेकिन ताहाल मजहबी जमात की जानिब से दोबारा एहतजाज ना करने की कोई भी गारंटी नहीं है। आज के इजलास से कबल वज़ीर आज़म ने मामला पार्लियामान में पेश करने का मुतालबा किया, लेकिन इजलास के बाद उन्होंने इस पर कोई भी जवाब देने से माजरत कर ली। अपोजिशन लीडर से इससे मुतालिक सवाल हुआ है, उनकी जानिब से क्या रद्दमल हुआ, जरा उसकी झलक आपके सामने रखते हैं। पार्लियामेंट में आके बताया कि क्या मुज़ाकरात किए हैं और क्या मुआहदा हुआ है, हर चीज़ खुफिया है, उसका पता नहीं हमें बिल्कुल। तो सर इस हवाले से जो कलदम का स्टेटस ख़त्म किया है, इस पे क्या बेहतरी है? ये इसके बारे में हम बाकायदा अपनी मुशावरत के साथ इसके बारे में बयान जारी करेंगे। 2 कंसर्न्स थे अपोजिशन के सर, वन इज़ रिगार्डिंग द एग्रीमेंट ऑफ TLP विद द TLP और दूसरा जो TTP के साथ जो गवर्नमेंट के नेगोशिएशंस चल रहे हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर नो कमेंट। ज़राए के मुताबिक पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत की जानिब से मुल्क की माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। जो इकनॉमिक कंडीशन है उस पर अस्करी क़यादत ने भी अपने रिजर्वेशंस शो किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत माशी सूरत हाल को कैसे कंट्रोल कर रही है, कैसे कर्टेल किया जा रहा है। आज वज़ीर आज़म कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तो शरीक नहीं हुए, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल पर इजलास हुआ है। इजलास में फैसला किया गया है कि चीनी के मुकम्मल स्टॉक को मार्केट में लाया जाए और 15 नवंबर से पूरे मुल्क में गन्ने की क्रशिंग का आगाज़ किया जाए। इस दौरान क्रशिंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान दरामदी अशिया पर इन्हिसार करता है, इसलिए मकामी मार्केट पर असरात मुरतब हो रहे हैं। यानी अगर वज़ीर आज़म इमरान खान समेत उनकी कैबिनेट से ये सवाल होता है कि इन्फ्लेशन क्यों है, तो इसका सादा सा जवाब ये है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट के अंदर अजनास की कीमतें बढ़ रही हैं, अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ रही हैं और उसका एक इफेक्ट है जो पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। इस हवाले से जो चीनी की होर्डिंग है, जो स्टॉकिस्ट हैं वो अपना काम कर रहे हैं। हमाद अजहर साहब ने आज इस हवाले से सिचुएशन को वाज़ेह करने की कोशिश की है। हमाद अजहर साहब से मुताल्लिक क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सिंध हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो कानून भी जिस तरह बाकी सूबों ने पास किया वो पास करे और ये शुगर मिल्स के साथ गठजोड़ करके चीनी की कीमत को महंगा करने की कोशिश ना करे। गंदम में भी वो ऐसे ही करते हैं, टाइम पे रिलीज ही नहीं करते। ओवरऑल इन्फ्लेशन का बलबा बैनुल-अक़वामी दुनिया पर डाला जा रहा है।
चीनी के मामले का मलबा सिंध हुकूमत पर डाला जा रहा है। और सिर्फ हमाद अजहर साहब ऐसा नहीं कह रहे, बल्कि 2 रोज पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो खिताब किया था उसमें भी चीनी की कीमतें बढ़ने का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर इस पर क्या राय रखते हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। चीनी एकदम 140 रुपए, जो पाकिस्तान की चीनी है 140 रुपए पे पहुंच गए। मैंने पता चला है क्या हुआ, 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। पता चला कि उसकी वजह से यहां की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि हमारा तो कानून है, जखीरा अंदोजी कर नहीं सकते, तो चीनी उठा के मार्केट में लेके ताकि कीमत नीचे आए। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। कॉम्पिटिशन कमीशन ने 40 अरब रुपए का इन्होंने इनके ऊपर जुर्माना लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। फिर पता चला कि इन्होंने एफबीआर ने जो इन्होंने चीनी बेची थी, जो हमारी शुगर कमीशन रिपोर्ट में पता चला ऑफ बुक्स चीनी बेची थी, यानी कि चोरी करके जो चीनी बेची थी जिसकी रिकॉर्ड सामने आ गया, 500 अरब रुपया एफबीआर ने इनके ऊपर लगाया हुआ है कि मजीद इन्होंने टैक्स देना है, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब आपको, क्योंकि पंजाब में ये हो रहा है, अपने लॉ मिनिस्टर को और एडवोकेट जनरल को कहें कि फौरी तौर पर यह विकेट करें स्टे ऑर्डर। अब वफाकी हुकूमत का इल्जाम है कि सिंध हुकूमत की वजह से मुल्क में चीनी का बहरान आया है, मगर इस वक्त सबसे कम कीमत पर चीनी भी सिंध में दस्तयाब है। क्या वफाक में जो हुकूमत है वो बताएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत कि सिंध में कौन सी शुगर मिल्स हैं जो बंद हुई हैं, इन शुगर मिल्स के नाम क्या हैं और ये किसकी मिल्कियत है? पंजाब मुल्क में सबसे ज्यादा चीनी पैदा करता है, पंजाब में कितनी शुगर मिल्स इस वक्त एक्टिव हैं? वज़ीर आज़म ने अकाउंट्स बंद करके सिंध की कितनी शुगर मिल्स को बंद किया है? इन शुगर मिल्स की बंदिश से चीनी की पैदावार में कितनी कमी हुई है? अगर सिंध में शुगर मिल्स की बंदिश पैदावार में कमी का बायस है, तो पंजाब से जो जखीरा अंदोज हैं वो क्यों पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि आज ही हमाद अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू में पंजाब में होने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात भी बताई है कि अगर सिंध में शुगर मिलें बंद हो रही हैं तो फिर पंजाब में कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं? हमाद अजहर साहब किन कार्रवाइयों का जिक्र कर रहे हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ एक एक्शन किया है बताखोरों के ख़िलाफ़ और कुछ ऐसे उसके अंदर सट्टेबाज पकड़े हैं और उनको हिरासत में लिया है जिनके बारे में इतलात थी कि वो रेट जो है उसको सट्टेबाजी के ज़रिए बढ़ा रहे थे, तो उनको पकड़ा। और जिसके नतीजे में आपने देखा कि ये पिछले 2 या 3 दिनों के अंदर एक मार्केट के अंदर करेक्शन आई भी है, कोई कुछ कीमत नीचे आई भी है शुगर की। और मेरा ख्याल है कि अब जैसे जैसे ये इम्पोर्टेड चीनी की रफ्तार मज़ीद बढ़ती जाएगी तो ये और नीचे आ जाएगी। अब वफाकी हुकूमत मुल्क में चीनी बहरान की जिम्मेदारी दीगर हुकूमतों, जबकि महंगाई का मलबा बैनुल-अक़वामी मार्केट पर डाल रही है। लेकिन माजी में खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मार्केट को पाकिस्तान की निस्बत सस्ता करार देते रहे हैं। माजी में इमरान खान साहब कैसे आवाम को एजुकेट करते रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। 2 लाख रुपए महीना मिनिमम वेज है, कम से कम तनख्वाह बर्तानिया में भी अमेरिका में भी, पाकिस्तान में है 15,000 रुपए। अब ये देखें, दूध यहाँ बिक रहा है 100 रुपए लीटर, बर्तानिया में 1 लीटर दूध 40 रुपए का है, अमेरिका में 60 रुपए लीटर है। वो अपने लोगों के लिए सस्ता करते हैं जो चीजें आम आदमी के लिए जरूरी है। ये मैं आपको इसलिए चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये है, जब करप्शन होती है एक माशरे में, कौम गरीब हो जाती है, कौम की दौलत कम हो जाती है। आज एक आम आदमी वही सवाल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत से कर रहा है जो करने के बारे में सलीका और हुनर और इतना पोटेंशियल खुद ही इमरान खान साहब ने आवाम को दिया था, उन्होंने खुद ही एजुकेट किया था। लेकिन आज दिखाई ये दे रहा है कि इतना प्रेशर है इस मिसमैनेजमेंट का, इस बैड गवर्नेंस का, इस पुअर परफॉर्मेंस का, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान में भी शायद तहरीक इंसाफ के अपने सपोर्टर्स उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है काउंटर आर्गुमेंट देना, इसका काउंटर नैरेटिव लेकर आना। इसलिए शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सोशल मीडिया हैंडल से ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनकी वीडियोस लाकर दिखाया जा रहा है कि लोग क्या हाल हैं, कितने बेहतर हैं। सोशल मीडिया के ऊपर क्या परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से, जरा उसकी एक झलक भी आप मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान में जो तेल की वजह से लोगों ने इशू बनाया हुआ, जहां तक मैं जानता हूं कि अपोजिशन ने स्पेशली इस चीज़ों को उछाला हुआ है। आप देखें ये पेट्रोल पंप पे मैं खड़ा हूं, इसकी प्राइस आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इसकी प्राइस में 50% का जाके फर्क पड़ता है। महंगाई हर जगह पे आई है और जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने महंगाई को पाकिस्तान में कंट्रोल किया है, मेरा ख्याल है यूके में या यूरोप में या अमेरिका में ऐसे कंट्रोल नहीं किया गया। मैं खान साहब का सपोर्टर हूँ। अच्छा। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैं पढ़ा लिखा बाशऊर आदमी हूँ। मैंने खान साहब को वोट किया था। मैं चाहता था खान साहब तब्दीली लेके आए। ये बातें पुरानी हो गई, तब्दीली लाए नहीं लाए, लेकिन ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि खान साहब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जी हम यहाँ पेट्रोल जो है पाकिस्तान की प्राइस के कंपैरिजन में बड़ा सस्ता है, यहाँ महंगा है, जो भी है। मैं उनसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपने अल्लाह ताला को जान देनी है, झूठ ना बोलें।
लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। तो आप उसको पाकिस्तान की महंगाई के साथ कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, पाकिस्तान की इनकम के साथ कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से इन सवालात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीमा साहब, जिस वक्त 2018 में आपकी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त ख़राब मईशत का मलबा आपने साबिका हुकूमतों पर डाला। जब रिकॉर्ड कर्ज़ों की बात हुई, आपने कहा कि असल में माजी की हुकूमतों ने कर्जे लिए हुए हैं, हम तो उनके कर्ज़ों को चुका रहे हैं। अभी जब महंगाई की बात होती है, आप ये कहते हैं कि असल में ये तो इंटरनेशनल फिनोमेना है और आलमी मार्केट में जो कुछ हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी आपकी मिसमैनेजमेंट हो, पुअर परफॉर्मेंस, जिसका बोझ आप खुद उठाने के लिए तैयार हो जाए? चीमा साहब, सवाल बड़ा सादा सा है जी। हम तो लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली। आप कह लें कि जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ठीक हो सकती हैं या जो चीज़ें इस मुल्क में उगती हैं उनकी कीमत क्या है, ये जो इस मुल्क में पैदा होती हैं उनकी कीमत क्या है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं उनके हवाले से क्या सूरत हाल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। जो हमारी आप कह लें कि मॉनिटरी पॉलिसी है, यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है, बैंकों का सिस्टम क्या है, फिर हमने किस तरह यू कैन से कि इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है या नहीं किया, ट्रेड को सपोर्ट किया है या नहीं किया, पॉलिसी हमारी इंपोर्ट की एक्सपोर्ट की क्या है और उसमें परफॉर्म किस तरह किया है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। लेकिन दो तीन चीज़ें देखें इसमें सिंपल सी। महंगाई को जो कंट्रीब्यूट करती हैं, तीन चीज़ें करती हैं। एक करती है आपकी एनर्जी में कोयला है, ऑयल है और गैस है। उस गैस में अगर देखें तो जो एक तो पाइप में जो आ रही है CNG, वो तो आप कह लें कि जो मीथेन गैस, ये तो हमारी लोकल पैदा होती है, उसमें उस तरह महंगाई नहीं है। लेकिन जो LNG है जो इंपोर्ट होती है वो डेफिनेटली महंगी हुई है। वजह यह कि दुनिया पूरी में 4 गुना ज़्यादा महंगी हो गई। हमारा काम सिर्फ उसमें टैक्स लेना है कि हम टैक्स थोड़ा लेते हैं या ज़्यादा। साहब, यहाँ पे भी मिसमैनेजमेंट तो है। LNG का सबसे महंगा कार्गो आपने खरीदा है, यानी आप जो माजी की हुकूमतों को तनकीद किया करते थे LNG से रिलेटेड, अभी आपने इतनी मिसमैनेजमेंट है, इतने डिलेज हैं कि महंगे तरीन कार्गोज आप ले रहे हैं LNG के। नहीं, कभी भी LNG की कभी भी इन्वेंट्री का जिक्र नहीं होता। LNG हमेशा आप कह लें कि आपने सिरे से सिरा जोड़ना होता है कि पिछली इन्वेंट्री ख़त्म होने से पहले नई इन्वेंट्री आ जाए, उसी हिसाब से कार्गो लिए जाते हैं और उसी हिसाब से कार्गो लिए गए हैं। इस साल दुनिया में LNG कम थी या आप कह लें उनकी प्रोडक्शन कम थी, लिहाजा बहुत सारे मुल्क ले नहीं सके। हमें यह क्रेडिट जाता है कि हमने LNG ले ली टाइम पे। आपके पास ड्राई डॉकिंग हो रही थी, कार्गोज नहीं थे, एक मौका था कि आप सस्ती LNG ले सकते थे, लेकिन वो महंगे सौदे हुए हैं जो डिले से हुए हैं। अगर LNG को छोड़ दिया जाए, अगर चीनी की बात कर ली जाए तो चीनी में भी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की मिसमैनेजमेंट से, डिलेज से महंगी चीनी खरीदी है हमने। अगर ग़िज़ाई अजनास की बात की जाए, दालों की बात की जाए, तो वो भी डिलेज के साथ हमने मजीद महंगी कर दी हैं। वो टेंडर जो हमें पहले सस्ते मिल रहे थे वो हमने डिले करके मजीद महंगे लिए। मैं समझता हूँ इसमें जो बात आपकी ठीक है वो चीनी की हद तक है, बाकी ठीक नहीं है बात। बाकी आप इन्वेंट्री नहीं रख सकते आप गैस की, और दालें ठीक रेट पे ली गई, गंदम जो उसका रेट बनता तो उसी पे रेट ली गई। कोई ऐसा मतलब किसी चीज़ में भी और मिसमैनेजमेंट नहीं है। किसी हद तक चीनी में मिसमैनेजमेंट हुई कि जब आप कह लें कि TCP के चेयरमैन को कहा गया कि आप LC खोलो, तो LC खुलने से पहले उसकी कीमत बढ़ गई। यहाँ पे मैं आपकी इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि पता लेट चला, और इमरान खान साहब ने 2 रोज़ पहले जो खिताब किया उसमें उन्होंने तकरीबन को 7 से 8 दफा जिक्र किया कि उन्हें पता चला कि सिंध के अंदर जो है शुगर मिलें बंद हो रही हैं, और शुगर मिल्स की बंदिश की वजह से जो है वो स्टॉक खत्म हो गया। यानी अगर चीनी की किल्लत होती है, चीनी महंगी हो जाती है, तो इसका सीधे का सीधा इल्जाम जो है वो सिंध हुकूमत पर डाल दिया जाता है। ऐसी बहुत सारे मैटर्स हैं, इश्यूज हैं जो अपनी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। जैसे आपने कहा कि पाँव पे वजन नहीं आने देते हैं, वो सिंध हुकूमत पर डाल दिया जाता है। सर, तो ये आसान रास्ता है? नहीं, देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें एक तो ये बात पार्शियली ये बात ठीक है, लेकिन जो आप कह लें नया शुगर केन फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट है, उसके मुताबिक 1 नवंबर को मिलें चलनी थी। 1 नवंबर को हमारे पास जो चीनी मौजूद है वो 30 नवंबर तक की मौजूद है। लिहाजा 1 नवंबर को जो मिलें चलनी थी तो हमने रेट रखा है गन्ने का 225 रुपये। 225 रुपये रेट के हिसाब से 77 रुपये की चीनी बनती है। सो इस मुल्क के लोगों का या इस मुल्क के डिसीजन मेकर का हक है, या उनको आप कह लें कि वो और अगले साल के लिए हमारे पास जो चीनी असल पैदा हो रही है वो 1.5 साल की हो रही है। 1.5 साल की चीनी पैदा हो रही है, ये आप कह लें कि इसके और 77 रुपीज़ की, और बाहर से अगर 110 रुपये आ रही है तो हम अपने महंगे रिसोर्स से जो हैं फॉरेन एक्सचेंज क्यों बाहर भेजें। सो हमारा ये है कि हम 1 नवंबर को मिलें चलाना चाहते थे। ये जो आप कह लें कि मटियारी की मिलें या यहाँ पे शक्कर की मिलें जो हैं, या हैदराबाद में बदीन की मिलें, ये तो नॉर्मली 15 अक्टूबर को चल जाती हैं। उन मिलें चली हैं, उन्हें रोका
गया है। ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि 5.5 करोड़ लोग आप उन पे आप भी हुक्मरानी करते हैं। उनको आटा भी महंगा दे रहे हैं, उनको चीनी भी महंगी दे रही हैं, उनको दूध भी महंगा दे रहे हैं। और सिर्फ और देखिए आपने आइडेंटिफाई किया है सर कि कितनी ऐसी मिलें हैं जो सिंध हुकूमत की इंटरवेंशन से बंद हुई हैं? अर्ली जो मिलें चलती हैं ना जी, आप कह लें अक्टूबर में वो 3 मिलें चल जाती हैं। एक रानीपुर की मिल चलती है, एक मटियारी की चल जाती है और एक बदीन की मिल चलती है। नॉर्मली ये 3 चल जाती हैं, दूसरी उनके साथ ही हफ्ते के बाद चल जाती हैं। सो 1 नवंबर तक सारी मिलें चल जाती हैं। 1 नवंबर को जो रोका गया है, ये 1 नवंबर से पहले चली हुई थी, उनको रोका गया है, वो डेफिनेटली उनकी इंटरवेंशन से रोका गया है। और दूसरी मैं यहाँ एक मिनट ना, जो नॉर्मली आप कह लें कि महंगाई के बारे में लोगों को नहीं पता, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि जो आप कह लें कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, उसके पास कानूनी तौर पर पुराने जो आइन के मुताबिक उसके पास 51 या 52 उसके पास पॉइंट्स हैं जहां से वो प्राइस लेते हैं। तो सब इख्तिलाफ राय आपका हक है मुल्क जहां सर, इख्तिलाफ राय आपका हक है, लेकिन अभी बात यहां आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी पाकिस्तान से तो लोग नहीं मिल रहे कि जो ये तारीफें कर सके। वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की कुछ वीडियोस जो हैं वो बड़ी वायरल दिखाई दे रही हैं। यानी यहां पर जो मकामी लोग हैं वो तो बड़े तंग है सर, और वो जिस मुश्किल में है मेरा ख्याल आप बखूबी जानते हैं। ओवरसीज से कुछ वीडियोस आ रही हैं और वहां से राय लेने की कोशिश की जा रही है और एक परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया कह रहा है सर। देखें, ये जो है ना, मैं समझता हूँ कि किसी खूबी को हामी बनाना, उसको एंगल देना, ये बड़ी अजीब बात है। अगर बाहर से कोई बंदा भेजता है कि जनाब महंगाई सारी दुनिया में है, तो ये एक अवेयरनेस है। आज ये ग्लोबल विलेज है, ग्लोबल विलेज के इम्पैक्ट आने हैं। अब आप चाहें कि अगर मतलब सारी दुनिया लाड़काना जैसी रहे, सारी दुनिया आप कह लें कि गुद्दू जैसी रह जाए, बैकवर्ड एरियाज हों, बलूचिस्तान जैसे बैकवर्ड एरियाज हों, सारे उसी तरह सोचें जिस तरह जरदारी साहब कहें या नवाज शरीफ साहब कहें, तो ऐसा नहीं होना, ये हो नहीं सकता। दुनिया आगे चली गई है, दुनिया इतनी पीछे नहीं है। या जो आप कह रहे हो, आप टीवी पर बैठ के कह रहे हो तो सारी दुनिया उस पर यकीन कर ले, ऐसा नहीं होना। आपकी बात को इवेल्यूएट करना है। मैं जो बात करूँ, मेरी बात भी लोगों ने नहीं माननी, इवेल्यूएट करना मेरी बात को। So, मैं जो बात कर रहा हूं, मेरी बात को मैं दावत दे रहा हूं कि मेरी बात को लोग इवैल्यूएट करें, और मैं दावत दे रहा हूं कि लोग आपकी बात को इवैल्यूएट करें। इकोनॉमिस्ट की वो रिपोर्ट आपको याद नहीं जिसमें पाकिस्तान चौथा महंगा तरीन मुल्क के तौर पर सामने आया सर? नहीं, दो चीज़ें इसमें। एक है कि आजकल इन्फ्लेशन क्या है, दूसरा ये है कि एब्सोल्यूट टर्म में सस्ता कौन सा मुल्क है। ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म में हम आज भी सस्ते हैं। ठीक है, और इन दिनों जो आप कह लें कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में आप कह लें कि हमारे यहाँ अगर देखें ईरान में कुछ 40% है, ठीक है, इंडिया में कुछ 5-6% 7% है, हमारे यहाँ कुछ 8-8.5% है। तो उस हिसाब से देखें तो हम इंडिया से इस वक्त हमारे पास इन्फ्लेशन ज़्यादा है। ये अदर एस्पेक्ट है। दूसरी बात यह है कि इंडिया से आज हमारे पास तेल सस्ता है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक फैक्ट है। आटा हमारे पास सस्ता है, ये भी एक स्टेटमेंट है और ये एक फैक्ट है। ठीक है, इसी तरह मैं जो बात कर रहा हूं कि एब्सोल्यूट टर्म में हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं, एक बात, ये स्टेटमेंट है। इस बात को कोई इकोनॉमिस्ट आए मुझे आगे साबित कर दे। अगर मेरी स्टेटमेंट ठीक है तो मुझे अप्रिशिएट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि रिसेंटली जो आप कह लें कि बड़ी कमोडिटीज़ हैं, हम आटे की बात करें, हम इसकी बात कर लें, चावल की बात कर लें, हम सब्जियों की बात कर लें, हम तेल की बात कर लें, हम गैस की बात कर लें, LNG के अलावा हम गैस की बात कर लें, हम दुनिया से सस्ते हैं, इस वक्त सस्ता दे रहे हैं, हम टैक्स कम कर रहे हैं अपने आवाम को। ये बिल्कुल ठीक है कि आप सेलिब्रेट करें, आप जैसे मर्जी नैरेटिव्स बनाएं, जैसी मर्जी कैलकुलेशंस करके उस पर जश्न मनाएं, लेकिन ये तो पब्लिक पल्स है जो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। बाकी फैसला आपका है सर। नहीं, मैं कहता हूं कि ये तो नहीं है कि आपकी बात बिल्कुल गलत है, और मैं जो बात मैं कर रहा हूं वो भी ठीक है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि एब्सोल्यूट टर्म और चीज़ है, इन्फ्लेशन और चीज़ है, इसी तरह ये भी एक फैक्ट है, ये फैक्ट है इस मुल्क का कि इस मुल्क की इंडस्ट्री बहुत देर बाद रिवाइव हुई है। इस मुल्क की आप पहले एक्सपोर्ट बहुत देर बाद बढ़ी है। इस मुल्क में फॉरेन रेमिटेंस बहुत देर बाद दोबारा 8 अरब डॉलर बढ़ी है। इस मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री, इस मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इस मुल्क की हाउसिंग इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ऑपोजिशन अवाम की बेहतरी के लिए इकदाम क्यों नहीं कर रही? हुकूमत से तो शिकवा है ही, कुछ शिकवे कॉमनर के ऑपोजिशन से भी हैं, वो क्या है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के दौरान ही आज के रोज एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर में पहुंचे, जहां PDM क़यादत के अलावा ऑपोजिशन के दीगर पार्लिमानी रहनुमा भी मौजूद थे। इस मुलाकात में पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के हवाले से ऑपोजिशन की मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली तय की गई है। 3 बरस गुजरने के बाद ऑपोजिशन में तहर्रुक अब अवामी दुखों का मदावा कैसे कर सकता है?
जबकि दो रोज कबल ही नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज आवाम से एहतजाज का तरीकाकार पूछ रही हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि पीडीएम और मुस्लिम लीग नून आवाम के एहसासात की तर्जुमानी और उनकी तकालीफ का मदावा करना चाहती है। आपकी दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े होना चाहती हैं और आपकी आवाज बनना चाहती है। आपके ख्याल में इस सिलसिले में हमारा सबसे मौसर और इंतहाई इकदाम क्या होना चाहिए? सवाल यह है कि मरियम नवाज आज आवाम से एहतजाज का तरीकाकार पूछ रही हैं, मगर वो चंद माह कबल हुकूमत को 5 साल पूरे करने का मौका क्यों दे रही थी? बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट और महंगाई के बावजूद ऑपोजिशन को मशवरे की जरूरत क्यों है? नून लीग और ऑपोजिशन जमातों के पास तब्दीली का रास्ता क्या है? क्या आवाम से मशवरा एहतजाज में अवामी हिमायत हासिल करने के लिए किया जा रहा है? इसी बारे में बात करेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, सबसे पहले तो ये मरियम नवाज साहिबा का जो ट्वीट है जिसमें वो आवाम से पूछ रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा आए उस जूद पशेमा का पशेमा होना। 3 साल गुजरने के बाद पीडीएम भी बन गई, उसके बाद बहुत सारी डेडलाइंस भी गुजर चुकी, आज आवाम से पूछा जा रहा है, इसके पीछे क्या मंतक है निहाल हाशमी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी को कहते हैं जमहूर और इसी को कहते हैं अवाम की पार्टी, अवाम की सियासी जमात, अवाम के नफ्सियात और अवाम के साथ रहना और राब्ता रखना। देखिए, हम जो बात भी करते हैं वो डेमोक्रेसी के माने क्या? पब्लिक एट लार्ज, जमहूर। जमहूर माने पूरे अवाम। हम कोई अपने तरफ से सियासी लोग नहीं करते हैं, हम अपने लोगों से मशावरत करते हैं, अपनी पार्टी में, अपने कैबिनेट में और पब्लिक एट लार्ज। जब हम जलसे जुलूस और रैलीज करते हैं तो वो भी हम आवाम से बात करने जाते हैं, उनसे रहनुमाई हासिल करने जाते हैं, उनके ख्यालात सुने जाते हैं। तो ये जब से ये फ़ोन का गैजेट आया है तो ये एक नई टेक्नोलॉजी आ गई। सियासी लोगों को इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और इसीलिए मरियम नवाज साहबा ने ट्विटर के जरिए लोगों से उनकी राय पूछी है। जिस तरह से गैलप सर्वे होता है तो राय पूछी जाती है ना, इसी तरह से ये एक नया सर्वे समझ लें, ये एक नई राय लेने का तरीका है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत मुस्तहसन चीज़ है कि डायरेक्ट आवाम के साथ आप। निहाल हाशमी साहब, जैसे आप बड़ा मुस्तहसन अमल कह रहे हैं, उस पर मेरा जी चाहता है कि मैं आपसे कहूं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। इससे पहले मरियम नवाज साहिबा से पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। अवाम अगर पिस रही है, महंगाई की चक्की में है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, तो आप तो ये चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे, यानी आप तो हुकूमत को 5 साल देना चाहते हैं? हम नहीं चाहते, ये आइन चाहता है, ये आइन और जमहूरी रवायतें चाहती हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि ये जो हुकूमत है ये ना जमहूर की सुनती है ना आइन की सुनती है, ये ऑर्डिनेंस पे चलती है। ये जो आपके दस्तूर में लिखा है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होगा, तो मरियम बीबी तो दस्तूर की ज़बान बात कर रही है, वो दस्तूरी बात कर रही हैं, 73 के आइन के मुताबिक बात कर रही हैं। वो अपने तरफ से अपने घर से बात नहीं करती, जो रवायत है उसकी बात करें, जो माजी में होता रहा है उसकी बात करें, जो माजी में गलत चीज़ होता रहा, माशाल्लाह लगता रहा, उसे हम रद्द करते रहें। तो ये कोई गैर जमहूरी और गैर सियासी बातें उन्होंने नहीं की थी। नहीं निहाल हाशमी साहब, ये इन हाउस चेंज लेके आना, ऐवान के अंदर चेंज को तब्दीली की बात करना, ये कोई गैर आईनी, गैर सियासी, गैर जमहूरी बात तो नहीं है, ये तो जमहूरी बात है। नहीं, ये भी हो सकता है, ये मुमकिनात में से है, मगर बात सारी ये है कि जब मुल्क की माशी और इंतजामी सूरत हाल दरगो हो और हुकूमत के पास वो सलाहियत ना हो, तो फिर कोई भी इक़दाम किया जा सकता है, खा वो इन हाउस चेंज हो, खा वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, खा वो हुकूमत को इतना ज़्यादा आप पाबंद कर दें या मजबूर कर दें या उनके घुटने टकवा दें कि वो अर्ली इलेक्शन के लिए चले जाएं। जो भी जमहूरी तरीका होगा वो अडॉप्ट किया जाएगा। मुख्तलिफ रास्ते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। आप देखें, बलूचिस्तान में किसी को पसंद आए किसी को ना आए, मगर जो वज़ीर आला के शिफ्ट ओवर हुआ है वो एक जमहूरी तरीका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से पहले वज़ीर आला ने रिजाइन दे दिया। तो निहाल हाशमी साहब, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी ना, आपके अपने इत्तेहादी आपसे कह रहे थे, पीडीएम की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही थी कि आइए नंबर गेम का मामला है, नंबर्स पूरे हैं, इन हाउस चेंज लेकर आते हैं, तो उस वक्त आपने इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज क्यों नहीं किया? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। जो हमारी इत्तेहादी थे उनके वो तू ख्याल किसी और का है, तुझे सोचता कोई और है, वो जहाँ पे ये पंजा आजमाई या तजुर्बा करना चाहते थे वो मुनासिब मैदान नहीं था, क्योंकि उनके अपने पास मुनासिब तादाद में, इतने तादाद में मेंबरान्स नहीं थे कि इनिशिएट करते। ये किसी और के कंधे पे रख के, हमारे कंधे पे रख के फायर करना चाह रहे थे। इनको चाहिए था कि सबसे पहले सेनेट में जाते, सेनेट में जहाँ पे बराबरी का जोड़ है, जहाँ पे बल्कि ज़्यादा अपोजिशन के लोग हैं, जिनके मेहरबानियों के वजह से सेनेट का चेयरमैन इलेक्ट हो गया, एक आदमी सिंगल वोट पे, एक आदमी
जो सिंगल वोट रखता था, जिसके पास कोई सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं थी, वो जीत के आ गया था। सेनेट में हमने साबित किया था कि यूसुफ रजा गिलानी जीत चुके थे, अपोजिशन के पास अक्सरियत थी, और उसके बाद कौमी असम्बली में भी एक बड़ी माइनर अक्सरियत है उनके पास। तो हम फिर कौमी असम्बली से शुरू करते हैं। नहीं, अभी तो आप लॉन्ग मार्च की या धरने की बात कर रहे हैं। ये गालिबन वही तरीकाकार है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर ऑपोजिशन अपनाया था, सड़कों पर निकलने का, धरना देने का। 126 रोज का धरना दिया उन्होंने, लेकिन हुकूमत तो 126 रोज के धरने से भी नहीं गई। तो हुकूमत तो ऐसे जाने की नहीं है निहाल हाशमी साहब। नहीं, देखिए जी, हम वो ना धरना देंगे 126 दिन वाला, ना धरना देंगे हम लाहौर वाला, ना जीटी रोड वाला। हम एक जमहूरी तरीके से हुकूमत को इस बात पर मजबूर करेंगे, कायल करेंगे, और ना सिर्फ हुकूमत को, उनके साथ जो इत्तेहादी बैठे हैं उनको ये बावर कराना है कि आज मुल्क में महंगाई के जो हालात हैं, आज लोग एक वक्त की रोटी भी के भी लाले लोगों को पड़ गए हैं। आज लोग खुदकशियों की तरफ देख रहे हैं। आज पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है, आज ताजिर तबाह हो गए, आज नौकर पेशा लोग तबाह हो गए, आज डेली वेजर्स तबाह हो गए, आज तालिब इल्म तबाह हो गए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नहीं, 3 साल से जायद का अरसा हो गया, अभी तक तो आप बावर नहीं करा सके। मुझे लास्टली सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपके पास क्या फॉर्मूला है ये सब चीज बावर कराने के लिए? हमारे पास है, हमारे पास फॉर्मूला हमने आपको बताया कि सेनेट में आप अप्लाई करें, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। हमने पहले भी देखा था, देखिए जो गैर जमहूरी कुव्वतें जब खेल अपना खेलना शुरू कर देती हैं तो मेजोरिटी होने के बावजूद जाम कमाल को जाना पड़ता है घर। तो इस मुल्क के हम ये भी चाहते हैं कि जो गैर जमहूरी कुव्वतें जो नज़र नहीं आते भी नज़र और नज़र भी नहीं आते, वो अपना किरदार ख़त्म कर दें, और जो सबसे पहले कौमी असम्बली जो है वहाँ पे फिर ये किरदार अदा किया जाए। और इसमें जिस तरह से बलूचिस्तान में है कि इत्तेहादी छोड़ के आ गए, इसी तरह से हमें उम्मीद है कि कौमी असम्बली भी इत्तेहादी छोड़ के आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे। ताजिर हुकूमत से मुतमईन क्यों नहीं है, अब उनके मुतमईन ना होने की वजूहात क्या है, ये ताजरों से जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गैलप का एक सर्वे है और उसके ऊपर नासिर हयात मग्गू साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, प्रेसिडेंट FPCCI। वेलकम बैक। आज ही गैलप पाकिस्तान की जानिब से सेमाही सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के बारे में बताया गया है। ये तासुर सामने आ रहा है कि ताजिर बिरादरी हुकूमत की माशी पॉलिसियों से इत्मीनान का इजहार कर रही है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। पहले जो 39% ताजिर कम्युनिटी ये यकीन रखती थी कि हुकूमत दुरुस्त सब्त में जा रही है, अब वो कम होकर 29% 29% हो गई है। क्या वजह है कि ताजिर हुकूमती पॉलिसियों पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं? इस वक्त प्रेसिडेंट FPCCI नासिर हयात मग्गू साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मग्गू साहब, ये जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स आया है और गैलप पाकिस्तान की ये सर्वे रिपोर्ट है, उसमें ये देखने में आ रहा है कि ताजिर हुकूमती पॉलिसियों से नाखुश हैं, इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहे हैं। क्या वाकई बिजनेस कम्युनिटी अदम इत्मीनान का इजहार करती है, हुकूमत के ऊपर परेशान है, खुश नहीं है? देखिए, बात यह है कि कोई भी चीज़ इन टाइम पे नहीं होती, कंसिस्टेंसी नहीं है। अब डॉलर को ले गए 175 पे, आज ले आए 170 पे। तो इस तरह अगर ये ऊपर नीचे करते रहेंगे और अपनी पॉलिसी को इतनी मजबूत नहीं करेंगे, अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाए, नीचे जाना है तो नीचे जाए, लेकिन ऊपर नीचे करने से बहुत ज़्यादा जो है डिस्टॉर्शन होती है। ठीक है मग्गू साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं, एक्सचेंज रेट इम्बैलेंस रहा है, डॉलर की कदर बहुत बढ़ गई, रुपये अंडर प्रेशर हो गया, बिजनेस कम्युनिटी सफर की है, लेकिन अभी देखिए ऑपोजिशन एहतजाज करने जा रही है, उनके पास एक सोल्यूशन है। व्हाट ऑप्शंस आर यू लेफ्ट विद? बिजनेस कम्युनिटी क्या करेगी? देखिए, हम तो उनको, हमारा काम है चीज़ें उनको बताना और उन पर अमल करवाना। हमने भी भरपूर अपना एहतजाज दिया हुआ है कि आप जो भी चीज़ करें, कम से कम हमको एक तो ताजिर बरादरी का इनपुट लें और उसको कंसिस्टेंसी रखें, जो डिसीजन है टाइमली करें। अभी ये नहीं कि एक दिन डॉलर को 6 रुपये ऊपर ले जाएं, दूसरे दिन 6 रुपये नीचे ले आएँ, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। मग्गू साहब, ये कोई पहला वाकया तो नहीं है, ऐसी इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज हुकूमत के शुरू दिन से रही हैं। आप इससे पहले भी ना सिर्फ हुकूमती उहदेदारों से बल्कि दीगर स्टेक होल्डर से भी मुलाकात करते रहे हैं। आर्मी चीफ से भी बिजनेस कम्युनिटी ने कुछ शिकवे शिकायतें की थी। तो ये बताइएगा कि अब आप क्या करेंगे? क्या वही स्टेक होल्डर मीटिंग दोबारा होगी? ये शिकवे शिकायतें किसी और जगह पर होंगे जो हुकूमत से? नहीं, हमारा काम तो देखें प्रोटेस्ट नहीं है, हमारा काम तो है कि जो चीज़ें हैं उनको बताना और उनको बावर कराना कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम तो जो है वो मशवरा देने की हद तक है ना। हमारा काम
कोई हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं जिससे हमको इम्प्लीमेंटेशन कराएं। हमारा काम है जो है उनको नसीहत करें, उनको रोड मैप बताएं, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ बताएं, उनको सॉल्यूशंस दें। अगर सॉल्यूशंस देने के बाद वो अमल नहीं करते फिर हम सोच सकते हैं कि भाई अब मामला बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो रहा है। देखिए, एक तस्वीर वो है जो आप बयान कर रहे हैं, दूसरी तस्वीर वो है जो हुकूमती जोमा बयान करते हैं, और उनके मुताबिक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत फ्लरिश किया है, इंडस्ट्री का पहिया चल निकला है। अभी प्रोग्राम के पहले से में जमशेद इकबाल चीवा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद थे, वो कुछ ऐसे ही आदाद शुमार पेश कर रहे थे, लेकिन जो पिक्चर आप दे रहे हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स है। तो ये तजाद क्यों है? हुकूमत ठीक कह रही है या आप लोग वाकई परेशान है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि एक्सपोर्ट अगर बढ़ी है तो इंपोर्ट कितनी बढ़ गई है। आपने बैलेंस करना है। अगर आप वही 4-5 सेक्टर्स को लेके आप बड़ा खुश हो रहे हैं कि इनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, लेकिन वो 5 सेक्टर क्या पूरे मुल्क का बोझ उठा सकते हैं? असल तो पॉलिसीज़ है, SMA की पॉलिसी हो, एक्सचेंज रेट की पॉलिसी हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी हो, उन 5 सेक्टर्स पे आप लेके अगर थोड़ी एक्सपोर्ट बढ़ भी गई है तो आपकी इंपोर्ट कितनी बढ़ गई? आपको तो बैलेंस आउट करना है हर चीज़ का। आपके पास 22 करोड़ की आबादी है, पोटेंशियल है। अगर आप सारा फोकस वो 3-4 सेक्टर पे रखेंगे। अच्छा, अभी आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी इस पर सवाल हुआ, उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं हमाद अजहर साहब से पूछे। सुनने में आ रहा है कि हुकूमत इंडस्ट्री के लिए गैस पर सब्सिडी को खत्म करने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा ब्लो होगा ये मगू साहब? देखिए, बात यह है कि ये जो हमारी यूटिलिटी है, चाहे गैस हो या बिजली हो, जब तक इन 2 चीज़ों का मसला ये प्रॉपर हल नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, इस मुल्क की जान नहीं छूटेगी, लोग काम नहीं कर सकेंगे, लोग वाइबल नहीं रहेंगे। अगर गैस को भी सब्सिडी खत्म कर देते हैं तो जो रहा सा एक्सपोर्ट का काम है वो भी बंद हो जाएगा। देखें, गवर्नमेंट के पास जब IMF के पास जाते हैं तो वो ये नहीं कहता आप ये करो, वो कहते हैं आप रेवेन्यूज़ का लेवल यहाँ तक लाओ। और जब इनके पास कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई तरीका नहीं होता रेवेन्यू बढ़ाने का, तो ये बिजली महंगी कर देते हैं, गैस महंगी कर देते हैं, पेट्रोल महंगा कर देते हैं। उनकी जो डिमांड है वो ये नहीं है कि आप जो है ना गैस बढ़ा दो, या अभी उनकी डिमांड है कि ये रेवेन्यू जो आप है इस लेवल से इस लेवल तक लेके आओ। जब इनके पास कोई तरीका नहीं होता तो इनके लिए आसान काम है बिजली, गैस, पेट्रोल, जो हर एक जहाँ से फटाफट पैसे मिल सकते हैं। तो ये एक हमें IMF की धमकियाँ या एक पिक्चर दिखाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनका मकसद है कि आप लोग रेवेन्यू कहाँ से जमा करते हैं। गवर्नमेंट के महसूलात यकीनन बढ़ेंगे, रेवेन्यू जनरेशन के लिए इंडस्ट्री का रोल बड़ा क्रूशल है। अगर आप परेशान रहेंगे, एक्सपोर्ट सेक्टर ग्रो नहीं करेगा, इंपोर्ट्स बढ़ती रहेंगी, ट्रेड डेफिसिट मजीद वाइड होता जाएगा, तो अल्टीमेटली हुकूमत की परेशानी बढ़ेगी, कॉमनर के ऊपर भी परेशानी आएगी। अब स्ट्रैटेजी क्या है बतौर प्रेसिडेंट FPCCI, आप की हिकमत अमली क्या होगी मुस्तकबिल करीब में? देखिए, हमारी तो हिकमत अमली यही होगी कि हम अगर एक लिमिट से चीज़ें इन्होंने कंट्रोल नहीं की तो फिर जाहिर है हम लोग एक मीटिंग बुलाएंगे, स्टेक होल्डर से बात करेंगे, कोई एहतजाज करना हो तो वो करेंगे। लेकिन अभी वो लेवल दूर है, वो मरहला दूर है, क्योंकि अभी हम पहले तो हमारा काम है कि चीज़ें इनको बावर कराएं, इन तक पहुंचाएं। हमने जो है ना, देखिए हर दफ़ा सूरत हाल दुनिया की एक फ़र्क है, चीज़ें दुनिया में बड़ी महंगी हो गई हैं, इंपोर्ट का बिल बहुत बढ़ गया है, तेल महंगा हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें यहाँ ठीक करने की हैं, अब गवर्नमेंट में इतनी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ लेके बैठे हैं, इनको भी अपने खर्चे कट करने चाहिए ना। बैलेंस अगर करना है, कोई चीज़ ठीक करनी है, तो ये भी तो अपना उसमें हिस्सा डालें ना। अच्छा मगू साहब, लास्टली मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या आप ताजिर बिरादरी ये समझती है कि हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है, उनके पास पोटेंशियल नहीं है, वो इस सब चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए तब्दीली बहुत ज़रूरी है, वो तब्दीली नवेश्ता दीवार है? आप समझते हैं कि अभी भी वक्त है और हुकूमत के पास ऐसे पोटेंशियल रखने वाले लोग मौजूद हैं कि जो इन सब चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं? बिजनेस कम्युनिटी का इस वक्त सेंटिमेंट क्या है इसको लेकर? देखें, ये बात है हुकूमत की पॉलिसी का। जिस वक्त कोई एक ऐसा बंदा आता जो कहता जी प्रो पाकिस्तान पॉलिसी बनाए, और जो 5-10 साल 15 साल से जो लोग जो सेक्टर एंजॉय कर रहे हैं उन पे ही हमने इन्हिसार करना है, तो आप देख लें 2 साल बाद इलेक्शन है, फिर ये हुकूमत जो है 2 साल के बाद बाहर हो जाएगी। इतना बड़ा लोगों का उम्मीदें थी और इतना बड़ा पोटेंशियल था, इन्होंने इसको मिसमैनेज किया, ये तो पक्की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मगू साहब आपके वक्त के लिए। प्रेसिडेंट FPCCI नासिरात मगू हमारे साथ मौजूद थे। जहाँ कॉमनर हुकूमत की इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज को लेकर तंग है, परेशान है, वहीं बिजनेस कम्युनिटी के भी कोई अच्छे ख्यालात नहीं है। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल।